नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने जा रही हूँ वह एमए सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत एक टॉपिक है रोल ऑफ एनजीओ, गैर सरकारी संगठन की भूमिका, जिसके अंतर्गत मैं इस अपने लेक्चर में जिन बिंदुओं को कवरेज दूंगी, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। हम सब बहुत सारे एनजीओ का नाम सुनते हैं, बल्कि आज तो बहुत चर्चित शब्द हो गया है। हर एक के मुंह से सुनते हैं कि हम फलाने एनजीओ में काम कर रहे हैं या एनजीओ में काम करने जा रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनजीओ आज इतना प्रासंगिक क्यों हो गया है, हर कोई इस शब्द का प्रयोग क्यों करता है और इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एन से नॉन है, जी से गवर्नमेंटल है और ओ से ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से यह शब्द हुआ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। तो आज के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि एनजीओ है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आज से पहले एनजीओ नहीं था या आज से पहले कोई गैर सरकारी संगठन नहीं थे, गैर सरकारी संगठन ही आखिर हम इसे क्यों बोलते हैं। तो देखिए, एनजीओ का संबंध विकास से जुड़ा है। हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है, हम निरंतर विकास कर रहे हैं, प्रगति के सोपान निरंतर चढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी की इसमें समान रूप से सहभागिता है। तो ये जो सहभागिता वाला शब्द है, ये एनजीओ के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो हो गया गैर, दूसरा सरकारी और तीसरा संगठन। हम तीनों शब्दों का अर्थ अलग अलग देखेंगे। गैर मतलब जिसका संबंध किसी से भी नहीं है, अलग है, पराया है। गवर्नमेंटल मतलब सरकारी, इसका मतलब सरकार से अलग। और संगठन माने एक ऐसा संगठन, एक ऐसी व्यवस्था जिसके सदस्य सब मिलकर के आपस में काम कर रहे हो और उनके काम करने से कोई सार्थकता दिखती हो, तो हम कह सकते हैं वहां पर कोई एक संगठन काम कर रहा है। सच्चे अर्थों में वही संगठन वास्तविक रूप से गैर सरकारी संगठन है जो स्वतंत्र रूप से अपनी नैतिक इच्छा रखता है और उसी से संचालित होता है। कहने का अर्थ ये है कि गैर सरकारी संगठन किसी से संचालित नहीं होते, इनकी अपनी स्वयं की कार्य क्षमता होती है, इनकी अपनी स्वयं की प्रणाली होती है। इस पर हम तो आगे चल के प्रकाश तो डालेंगे ही। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एनजीओ है क्या, इसका अर्थ क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जब विकास के क्रम की बात करते हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास की बात सोची, तो चूंकि उनकी परवरिश, उनका बैकग्राउंड चूंकि विदेशी और पाश्चात्य रहा था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए भी जिस आयाम को महत्वपूर्ण माना, वो निश्चित रूप से पश्चिमी परिप्रेक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था। तो ऐसी स्थिति में यदि हम आज अपने परिपेक्ष में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास करना चाहते हैं, तो पश्चिमी परिवेश के किसी मॉडल को यदि लेके आते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है। और तब वहां पर पंडित नेहरू ने यह सोचा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति विकसित हो, प्रत्येक व्यक्ति विकास में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करे। तो उन्होंने सबके लिए विकास की योजनाएं बनाई, कार्यक्रम बने, और उसी क्रम में आप सब जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का जन्म हुआ और वो पंचवर्षीय योजनाएं अपनी कार्यप्रणाली और क्रियान्वयन के द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती रही और विकास धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता रहा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बात देखी गई कि विकास हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर विकास के लिए एक मॉडल अपनाया गया था जो 73वां संविधान का संशोधन था। उसमें
ट्रिकल डाउन मॉडल अपनाया गया, 3 स्तरीय प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो ऊपर से नीचे की ओर था। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी विकास योजनाएं बनी या बनाई गई, उन सब का आधार कि जो लोग योजना बनाने वाले होते थे वे सब बैठ के योजना बनाते थे और फिर उसके बाद उन योजनाओं का संबंधित क्षेत्रों में जाके क्रियान्वयन किया जाता था। तो वहां पर एक दिक्कत व्यवहारिक रूप से सामने आई कि विकास कहीं भी उस आयाम को नहीं छू पाया जो विकास के लिए निर्धारित किया गया। तो ऐसी स्थिति में वहां पर सहभागी संप्रत्यय की आवश्यकता महसूस हो गई और वो जो ट्रिकल डाउन मॉडल बनाया गया था वो उतना सफल साबित नहीं हुआ। उसकी असफलता धीरे धीरे हमें नए सिरे से विचार करने के लिए, सोचने के लिए, विमर्श करने के लिए मजबूर करती रही और उस तरीके से जो ये ट्रिकल डाउन मॉडल था वो असफल हो गया। और एक चीज ये भी देखा गया कि जब भी विकास की बात की जाती थी तो कहीं न कहीं पर सरकारी तंत्र उतनी सफलता से उस स्थान पर जाकर के उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाते थे। उनकी कहीं कोई परेशानियां होती थी, कोई दिक्कतें थी और कई ऐसी चीजें उनके सामने आती जिसके कारण वो इंटीरियर में या रिमोट एरिया में नहीं जा पाते थे। तो निश्चित रूप से विकास योजनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती थी। तब ऐसी स्थिति में महसूस किया गया कि कोई न कोई अल्टरनेटिव जरूर होना चाहिए कि कहां पर ऐसा क्या किया जाए कि विकास सब लोग तक पहुंच पाए और सब लोग उस विकास की धारा से स्वयं को जोड़ सके। तो वहां पर सहभागी संप्रत्यय की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसे 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्वीकार किया गया। एक बात और महसूस की गई कि जब योजनाएं बनती हैं तो आसपास के लोग, स्थानीय लोग या जो लोग हैं जिनके विकास के लिए बनी है वे कहीं तालमेल नहीं बैठा पा रहे, वे पहुंच नहीं पा रहे, वे अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहे और ये जितनी भी योजनाएं थी कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ इतनी औपचारिकताओं को लिए हुए समाहित की हुई थी कि ऐसी स्थिति में उनका क्रियान्वयन कर पाना बड़ा ही दुरूह काम हुआ करता था और ऐसी स्थिति में समय पर परिणाम कभी भी नहीं मिल पाया। तब मैं आवश्यकता महसूस की गई और वहां पर जो है जिस संगठन का जन्म हुआ वही गैर सरकारी संगठन थे। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी विकास नहीं हुआ या ऐसा नहीं है कि इसके पहले लोगों ने अपनी भागीदारी नहीं की। लोग तो सदियों से, आप ये देखिए, महात्मा गांधी से लेके उसके और पहले स्वतंत्रता के पूर्व भी हम ऐसे कई नेताओं, ऐसे कई प्रमुख राजनेताओं को भी देखते हैं या व्यक्तियों को देखते हैं जो बगैर किसी कामना, बगैर किसी इच्छा के, बगैर किसी सोच के निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और वो उनका ये प्रयास स्वैच्छिक प्रयास माना गया। मतलब कि भारत में बहुत लंबे समय से स्वैच्छिक प्रयासों की कल्पना शुरू हो चुकी थी, लोग करने लगे थे, लेकिन कोई विधिवत उसका कोई ऐसा औपचारिक रूप नहीं था जिससे कि सब लोग उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। तब ऐसी स्थिति में वहां पर ये स्वैच्छिक प्रयास कहीं न कहीं उनकी अपनी सीमितताएं रही और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तब वहां पर गैर सरकारी संगठनों की अस्तित्व ने जन्म लिया। तो अगर हम ये कहें कि ये गैर सरकारी संगठन विकास के विकल्पात्मक उत्प्रेरक हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो गैर सरकारी संगठन ने विकास के एक अल्टरनेटिव के रूप में जन्म लिया और हमारे समक्ष वो एक उत्प्रेरक रूप में आए। इसके पहले कि हम इसकी पूरी कार्यप्रणाली को देखें, इसके हम समाज में इसकी भूमिका का क्रियान्वयन करें, पहले हम ये देखेंगे इसका अर्थ क्या है। इसे बहुत सारे नामों से पुकारा गया। VOS कहा गया, अर्थात वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें स्वैच्छिक संगठन कहा गया। VAS अर्थात वॉलंटरी एजेंसीज, ऐच्छिक अभिकरण। VDOS यानी वॉलंटरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐच्छिक विकास संगठन। CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन। PDO प्राइवेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, निजी विकास संगठन। PSO पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी लोक सेवा संगठन और NGDO नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी विकास संगठन। ये तो सब इसके बहुत सारे नाम थे जिस नाम से पुकारा गया, पर जिस नाम को मान्यता दी गई वो नाम था NGO यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे इसको परिभाषित करने का विद्वानों ने प्रयास किया गया, क्योंकि यह भी एक अवधारणा थी।
विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। इसकी परिभाषा के दो आधार हैं, संरचनात्मक आधार पर परिभाषित किया गया और प्रकार्यात्मक आधार पर परिभाषित किया। संरचनात्मक आधार पर मतलब एनजीओ का ढांचा कैसा है, उसका बाह्य रूपरेखा कैसी है, उसके सदस्यों का जो है एक संस्तरण कैसा है, इस आधार पर परिभाषित किया गया। और दूसरा आधार था प्रकार्यात्मक, मतलब एनजीओ के सदस्य आपस में क्या काम करते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या एनजीओ के लोग क्या काम करते हैं, इस आधार पर भी परिभाषित किया। तो इन दोनों आधारों में से मैं कुछ परिभाषा आपके सामने रखने जा रही हूँ, ताकि आप इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से एनजीओ को परिभाषित किया गया है। लॉर्ड बेवरिज ने वॉलंटरी एक्शन इन चेंजिंग वर्ल्ड में इसे परिभाषित किया। ठीक से कहें तो गैर सरकारी संगठन ऐसा संगठन होता है जिसका कार्य, आरंभ और संचालन इसके सदस्यों द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के होता है, चाहे इसके कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। बहुत स्पष्ट है इस परिभाषा में कि एनजीओ क्या है, एक संगठन है जिसमें किसी उसके सदस्यों का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके सदस्य सब इतना स्वतः प्रेरित काम करते हैं, भले ही उनके वेतन मिले या ना मिले। मेरी मोरिस एवं मोडलिन रोफ ने परिभाषित करते हुए कहा है, वस्तुतः गैर सरकारी संगठन व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जिन्होंने स्वयं को एक विधि सम्मत निकाय संस्था में संगठित कर लिया है, ताकि अपने संगठित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से सामाजिक सेवाएं विकास में सहभागी हों। अर्थात यहाँ पर इनकी परिभाषा से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक सहभागी संगठन है जिसमें सब लोग मिलजुल के साथ काम कर रहे हैं और ये सब संगठित कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को, अपने योजनाओं को एक रूप देते हैं। प्रभाकरण ने वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट में लिखा है, यह एक ऐसा अभिकरण है जो कि संगठित और असंगठित, ढांचागत और अढांचागत होते हुए समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करता है। मतलब इसका कोई रूप औपचारिक हो अनौपचारिक ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कार्य क्या करता है। यानी कि इस परिभाषा में प्रकार्यात्मक पक्ष पर ज्यादा बल दिया गया है। डेविस सेल्स की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। हम यूं कहें कि ये सभी परिभाषाओं का एक निचोड़ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, आप सब जानते होंगे कि इंसाइक्लोपीडिया हम विश्वकोश को कहते हैं। जिस तरह से शब्दकोश होता है शब्दों के अर्थ जानने के लिए, उसी तरह से सामाजिक विज्ञानों में भी अवधारणाओं का वास्तविक अर्थ जानने के लिए विश्वकोश को स्थापित किया गया है। और इस विश्वकोश से हम चाहे तो समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान में जितने भी संप्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं उसका प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, गैर सरकारी संगठन बिना किसी राज्य हस्तक्षेप के अपने सदस्यों की सामान्य हितों की उन्नति के लिए ऐच्छिक सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों का संगठित समूह होता है। इस परिभाषा में इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि गैर सरकारी संगठन के सदस्य जब काम करते हैं तो वो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं और सदस्यों के सामान्य हितों की बात करती है। उनका विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम तो जरूर होता है, परंतु सदस्यता ऐच्छिक होती है। ये बात आप लोग याद रखिए कि एनजीओ में कभी भी किसी को प्रेशराइज्ड करके या दबाव डाल के सदस्य नहीं बनाया जाता है। पूर्ण रूप से ये सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। यानी आपकी मर्जी है तो आप जाइए, नहीं मर्जी है तो कोई आपको किसी भी तरह से दबाव नहीं डाल सकता कि आप किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब परिभाषाओं को हमने देखा कि कुछ परिभाषाएं संरचनात्मक आधार पर परिभाषित की गई हैं और कुछ परिभाषाएं प्रकार्यात्मक आधार पर परिभाषित की गई हैं। हम क्या कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि ये देखा जाए, क्योंकि मैं आपको शुरू में बता रही थी कि स्वैच्छिक प्रयास ही कालांतर में जाकर के एनजीओ के रूप में हमारे सामने दिख के आए हैं। तो स्वैच्छिक प्रयास का मतलब स्वयं के द्वारा अपनी इच्छा से किया गया प्रयास। तो जितने भी एनजीओ हैं वे स्वैच्छिक संस्थाएं नहीं है, ये बात आप बहुत ध्यान से रखिए। एनजीओ जितने भी हैं वे स्वैच्छिक संस्थाएं नहीं है, जबकि सभी स्वैच्छिक संस्थाएं एनजीओ है।
इसकी इस लाइन में पूरे एनजीओ का जिस्ट है कि हम जितने भी कार्य करे हैं विकास के लिए वो ऐच्छिक रूप से कार्य कर रहे हैं। वो हमारे ऐच्छिक प्रयास एनजीओ नहीं है, वो हमारे स्वैच्छिक संस्थाएं हैं। लेकिन जितनी भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो एनजीओ के तहत आती हैं। बाकायदा उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत भी, और भी ऐसे नियम बने हुए जिसके तहत, नियमावली के तहत एनजीओ को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाके वो कार्य को करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत अच्छी बात कही है कि गैर सरकारी संगठन वह है जो अपने स्वायत्त शासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, वित्तीय साधन जुटाने हेतु मूलतः निजी स्रोतों पर निर्भर होता है तथा जन स्वास्थ्य या जन कल्याण हेतु वैतनिक या अवैतनिक कार्मिक रखते हुए सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कार्यक्रम क्रियान्वयन, जनमत निर्माण, अनुसंधान क्रियाएं, विधान निर्माण सहायता तथा सामाजिक विकास में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करता है। यानी एनजीओ जितने भी होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है विकास, स्वैच्छिक सेवा देना और जन कल्याण या समुदाय के कल्याण के लिए इनका उद्देश्य ही होता है। ये सर्वजन हिताय की बात करते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम सब परिभाषाओं के आधार पर निचोड़ निकाल सकते हैं कि इस संगठन के कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक होते हैं। कोई ये वेतन लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। ये हम आगे चल के बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसके सदस्य वैतनिक होते हैं या अवैतनिक होते हैं। तथा किसी बाहरी नियंत्रण के बिना ये स्वयं की पहल पे काम करते हैं, अंदर से स्वतः प्रेरित होते हैं, स्वतः मोटिवेट होते हैं, ऑटो मोटिवेटेड होते हैं, तब जाके लोग एनजीओ में काम करते हैं। प्रशासित होते हैं, मानव सेवा तथा सामाजिक विकास उनका लक्ष्य होता है। यानी एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पूरे समाज की सेवा करना या उनका कल्याण करना या उनके विकास की बात सोचना। ये इस तरीके से सामाजिक कल्याण के तीसरे आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि विकास के 3 आधार स्तंभ होते हैं। विकास का पहला आधार, पहला स्तंभ या पहला जो खंभा होता है वो होता है सरकार। यानी विकास के लिए जो सब जिसको डेपुटेट किया गया, जिसको मान्य किया गया है, वो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या शासन है, प्रशासन है, योजनाएं हैं, इन सब के माध्यम से जो विकास होता है वो विकास का पहला स्तंभ सरकार है। दूसरा स्तंभ होता है आधार स्तंभ, या को दूसरा सेक्टर भी कह सकते हैं, वो निजी संस्थाएं होती हैं। तो सरकार से परे कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो स्वयं काम करती हैं, अपने बल पे काम करती हैं, उनका अपना सब कुछ होता है, पर वो एनजीओ नहीं है। तो ये निजी संस्थाएं जो हैं विकास का दूसरा सेक्टर या दूसरा स्तर है, स्तंभ मानी जाती हैं, और विकास के तीसरे सेक्टर या तीसरे स्तंभ के रूप में एनजीओ को मान्य किया जाता है। इसलिए क्योंकि एनजीओ भी उतनी ही विकास में भागीदारी निभाता है जितनी कि सरकार या निजी संस्थाएं निभाती हैं। तो इस तरह से विकास में एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। हमने इसका अर्थ देखा। अब ये जितनी भी परिभाषाएं बताई गई थी संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमको गैर सरकारी संगठन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या हम यूं कहें कि लक्षण हैं, ये हमें दिखाई देते हैं या उभर के आते हैं। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं, जो विशेषताएं आपको इन परिभाषाओं के आधार पर आप बता सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि मैंने कहा था कि वैतनिक और अवैतनिक, इसका मतलब जितने भी एनजीओ होते हैं वो उनका पहला उद्देश्य होता है अलाभ, यानी कि लाभ नहीं कमाना। इसलिए पहली विशेषता इसकी है कि गैर सरकारी संगठन अलाभकारी होते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत तरीके और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। व्यक्तिगत तरीके और स्वतंत्र मतलब ये किसी के अधीन काम नहीं करते, इनका अपना कार्य करने का तरीका होता है। तो इस तरीके से ये लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी और से नहीं। तीसरी इसकी विशेषता है कि निजी संपर्क के आधार पर काम करते, ये खुद जा करके फील्ड में जा करके लोगों के साथ जुड़ते हैं, संपर्क करते हैं और तब अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चौथी विशेषता है लचीले और विनम्र होते हैं।
क्योंकि ये कार्यमूलक है, कानून मूलक नहीं। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है ये कार्य करना या विकास करना, इसलिए बहुत लचीले होते हैं और आसानी से किसी भी क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में अपने कार्यप्रणाली को ये मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है जो बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा सकती है कि कोई भी एनजीओ वित्तीय सहायता के बगैर काम नहीं करता, क्योंकि ये वित्तीय सहायता पर डिपेंडेंट होते हैं। आपको मैं यहाँ पर बताना जरूर चाहूंगी कि एनजीओ को जो लोग फंड देते हैं उसमें कुछ के नाम तो शायद आपने सुने भी होंगे या नहीं सुनेंगे, तो आपको ये चीज को जान लेना चाहिए, जैसे कापाट, नाबार्ड या और भी ऐसी कई इनके समकक्ष छोटी मोटी संस्थाएं हैं जो कि क्या करती हैं, एनजीओ को फंड देती हैं या वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। जब एनजीओ की कार्यप्रणाली तय होती है तो उन्हें उनका एक मुख्य मुद्दा होता है, उन्हें ये बताना पड़ता है कि वो किससे फंड ले रहे हैं और उस फंड का वो कैसे उपयोग करेंगे। ये आकार में बहुत विशाल होते हैं और जटिल होते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े पैमाने पे काम करते हैं। हम अभी आगे चल के ये देखेंगे कुछ प्रमुख उदाहरणों के द्वारा कि एनजीओ कैसे कार्य करते हैं, क्यों हम इन्हें बड़े भी कहते हैं और ये छोटे भी होते हैं। इन संगठनों की कार्यनीतियां सरकार के निर्देशों से प्रभावित होते हैं। ये देखिए, ये बात आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जितने भी एनजीओ हैं वो सरकार के तहत काम करते हैं, सरकार की नीतियों के तहत काम करते हैं। यानी सरकार जब काम करने के लिए अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कहीं नहीं जा पाती है तो वो एनजीओ से संपर्क करती है और एनजीओ के लोग उनके नियमों के तहत, जो सरकारी नियम होते हैं, जो सरकारी व्यवस्था होती है, उसके तहत वो जाके काम करते हैं। ये औपचारिक संगठन होते हैं, पूर्ण रूप से औपचारिक है। एक पूरा मैंने आपको ढांचा बताया, इस ढांचे के तहत ही वो काम करते हैं। बिल्कुल इनका क्लियर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका स्वरूप टोटली गैर राजनीतिक होता है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करते, ना ही जुड़े रहते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए किसी का हस्तक्षेप इन्हें चाहिए ही नहीं। इसमें कार्यरत कर्मचारी वैतनिक और अवैतनिक दोनों होते हैं। मैंने अभी इसके पहले आपको विशेषता बताई कि वित्तीय सहायता चाहिए इन्हें, तो ऐसी स्थिति में कई बार कई एनजीओ ऐसे थे जिनके पास बहुत फंड नहीं होता है, बहुत पैसा नहीं होता है, तो जो भी इनके सदस्य होते हैं, कार्य करने वाले लोग, कई बार इन्हें कुछ पैसा नहीं भी मिलता है और कई बार लोग इसलिए आते हैं कि हम एनजीओ में काम करें और काम के अनुभव को बढ़ाएं, तो वो लोग अवैतनिक भी होते हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठन के कर्मचारी वैतनिक और अवैतनिक दोनों प्रकार के होते हैं। विकास की समग्रता और निरंतरता इनका प्रमुख गुण होता है। यानी एनजीओ का पहला मुख्य उद्देश्य है कि वो विकास करे, और विकास ये नहीं कि आज शुरू किया, काम शुरू किया, सबको लाभ पहुंचाना शुरू किया और कल इसका काम बंद हो गया, ऐसा नहीं। ये इनकी निरंतरता सदैव बनी रहती है। ये संगठन स्वयं को जनता का हिस्सा मानते हैं, जन कल्याण, जन मनोविज्ञान को समझते हैं, इसलिए ये मानते हैं कि ये जन समुदाय का हिस्सा है, इसलिए अपने आप को ये लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जन संस्कृति और जन अधिकारों के प्रति इनमें सजगता होती है। गैर सरकारी संगठन का ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब तक वो जन कल्याण को नहीं समझेंगे, जन अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी, जनता का मनोविज्ञान क्या है, ये तमाम बातें उन्हें समझे बगैर वो कभी भी अपनी अंदर की स्वयं की सेवा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इस जन कल्याण की या जन अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इनके कार्य, जितने भी कार्य होते हैं एनजीओ के, उसमें लोकतांत्रिक पक्ष प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र, लोगों के द्वारा, लोगों की इच्छा, लोगों की राय, लोगों की अभिवृत्ति, लोगों का मनोवृत्ति, ये सब इनके लिए बहुत मायने रखता है। राष्ट्रीय नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय रुझानों का, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनजीओ ऐसा नहीं कि केवल क्षेत्रीय स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर है, या राष्ट्र है या अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी स्तर पर काम करते हैं। इसलिए एनजीओ को हमेशा स्वयं को अपडेट करना पड़ता है कि राष्ट्रीय नीतियां क्या चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना भागीदारी सुनिश्चित हो रही है और क्या क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, ये सब के बारे में इनकी जानकारी इनके पास होनी चाहिए, और ये रखते भी हैं। ऐसे कई एनजीओ हैं जो इतनी दक्षता और संपूर्णता के साथ कार्य कर रहे हैं और कितनी सजगता के साथ कि उनकी कार्य प्रणाली से ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही अच्छा और बहुत ऊंचा है और बहुत ही ये संपन्न है। और जितने भी इस संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका पद और कार्य बिल्कुल सुनिश्चित होता है और उसी के तहत ये लोग अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से गैर सरकारी संगठन
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं और कार्यों का संपादन करते हैं। इनके कार्य संपादन का क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं सोचे कि एनजीओ जो केवल गांव में काम कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचे कि एनजीओ केवल आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एनजीओ कहाँ नहीं है। पाकिस्तान में एक ऐसा एनजीओ है कि वो इतना मायने रखता है वहाँ के स्थानीय लोगों को कि उनको सरकार की नीतियाँ क्या है या सरकारी व्यक्ति कौन होते, ये सब उन्हें कुछ नहीं मालूम है। ये सब इस बात का प्रतीक है कि एनजीओ अपनी कार्य प्रणाली के द्वारा कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चूंकि मैंने इस विषय पर अपना पीएचडी भी किया है और इस पर मैंने अपनी किताब भी लिखी है, तो जब मैं और ये दिल्ली के मानक पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित भी हुई है, और इसलिए जब मैं इन क्षेत्रों का दौरा कर रही थी कि कहाँ कहाँ एनजीओ कार्यरत है, तो मैंने सब सच्चाई उसमें पाई कि किस तरह से एनजीओ जो है अपनी कार्य प्रणाली के आधार पर, अपनी कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य कुशल उनके जो उनके अंडर में काम करने वाले सदस्य होते हैं, वे सब इतने ट्रेंड होते हैं, इतने प्रशिक्षित होते हैं कि किसी भी सुदूर क्षेत्र में जाकर के वो उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। तो इस तरीके से एनजीओ जो है गैर सरकारी संगठन विकास के विकल्पात्मक उत्प्रेरक रूप में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।